नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की नीतियों की वजह से देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में रिकॉर्ड कमी आई है। विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में बीते 11 सालों में 269 मिलियन लोग यानी लगभग 27 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 में देश में अत्यधिक गरीबी दर 27.1% थी, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में घटकर 5.3% रह गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2011 से 12 में भारत में गरीबों का जो आंकड़ा 344.47 मिलियन था, वो वर्ष 2022-23 में 75.24 मिलियन पर पहुंच गया। बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं ने इस कामयाबी का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों को दिया है। ये तो देश के लिए गर्व का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे जा रहा है। और ये रिपोर्ट तो मैंने देखी नहीं है, आप बता रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि अगर 27% से गरीबी रेखा के नीचे लोग 5% में आ गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक गर्व करने का विषय है। और जो विकसित भारत 2047 का जो संकल्प है, जो सपना है, उस दिशा में हम लोग काफी तेजी से बढ़ते हुए दिखते हैं। वर्ल्ड बैंक के नतीजों से साबित हो गया कि ये भारत पहले जैसा भारत नहीं है। गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहने वालों की तादाद में अनएक्सपेक्टेड कमी आई है, जो भारत के लिए गौरव की बात है। जाहिर है कि बीते 11 सालों के दौरान केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना और आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाओं के जरिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का सशक्तिकरण किया है। इसी का नतीजा है कि देश में गरीबी रेखा से बाहर आने वालों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। मेरठ में नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर गुरुद्वारा रोड पर 3 मंजिला मकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग लगने से बिल्डिंग में रखा सारा सामान खाक हो गया। आग लगते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आनन फानन में आसपास की दुकानों को बंद कराया गया। वहीं आग के कारण सिलेंडर लीकेज माना जा रहा है। दरअसल बिल्डिंग के अंदर चाय की दुकान है। चाय की दुकान से ही गैस सिलेंडर लीक होने की वजह माना जा रहा है। यूट्यूब के जरिए पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार जसबीर की हिरासत मोहाली कोर्ट ने बढ़ाई। जांच के दौरान फोन, लैपटॉप और अन्य सामान जब्त किए गए।
आज शनिवार को भुवनेश्वर ओडिशा में भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी का भव्य स्वागत किया गया। वह ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच मिशन के तहत 5 देशों की सफल यात्रा पूरी कर लौटी हैं। अपराजिता सारंगी ने इस दौरान विभिन्न देशों में राजनीतिक नेताओं, महिलाओं, युवा प्रतिनिधियों, थिंक टैंक, शैक्षणिक संस्थानों और सामुदायिक संघों से व्यापक संवाद किया। उन्होंने कहा कि जहां भी गई वहां भारतीय प्रवासियों से गहरी बातचीत हुई और भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को स्पष्ट रूप से वैश्विक मंचों पर रखा गया। यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित एक महत्वपूर्ण प्रयास था, जिसका उद्देश्य भारत की विदेश नीति को सशक्त रूप से प्रस्तुत करना है। के साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने राजनीतिक लोगों के साथ बातचीत की, बहुत बृहत बातचीत हुई। उसके बाद हम महिलाओं से मिले, युवा वर्ग के प्रतिनिधियों से मिले, थिंक टैंक से मिले, एकेडेमिया से मिले, कम्युनिटी एसोसिएशन से मिले और हर जगह जो प्रवासी भारतीय थे बहुत तादाद में उपस्थित होते थे, उनसे भी बातचीत हुई। हमारे इस भ्रमण का उद्देश्य था, प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि हम सब भारत की बात को सही ढंग से सबके समक्ष रखें, भारत की वार्ता को, आतंकवाद के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है इस विषय में अंतर्जातीय स्तर पर लोगों को बताएं। और कहते हुए बड़ा फक्र हो रहा है कि हर जगह जहां हम गए, जिस देश में हम गए, सब ने हमारी बातें बड़ी ध्यान से सुनी और बहुत लंबी बातचीत भी हुई, वार्तालाप भी लंबे थे और हमने सबने बहुत ढंग से विनम्रता के साथ वार्ता को रखा, भारत की वार्ता, भारत के लिए बातचीत की। हमने कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म अभी भारत में है, हमारी मनोवृत्ति यही है। और दूसरा, हम न्यू नॉर्मल पॉलिसी की बात करते हैं। 4 दिन तक जो युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ उसमें हमने 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। बहुत प्रिसीजन स्ट्राइक था, मेजर्ड स्ट्राइक था, नॉन एस्केलेटरी था और करीबन उनके 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने ध्वस्त किया। उसके अलावा करीबन 11 पाकिस्तान के एयर बेसेस को ख़त्म किया। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे 26 पर्यटकों की, निहत्थे पर्यटकों की उन्होंने हत्या कर दी और इस बात को ना हम भूलेंगे ना हम कभी क्षमा करेंगे, ऐसा कहा गया। और कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये जो सर्वदलीय डेलीगेशन का जो आइडिया था, जो कंसेप्ट था, ये जो प्रधानमंत्री जी की पहल थी या जो पदक्षेप था, इसका सबने बड़ी सराहना की, बहुत प्रशंसा की। और जब हम विदेशी धरती पर गए तो हम 5 राजनीतिक दलों के लोगों ने एक भाषा में बात की, एक स्वर में बात की और अच्छा ये लगा कि भारत के लिए बात की। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद उल अजहा के मौके पर नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। नमाज के दौरान माहौल भाईचारे से भरा रहा। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि यह त्योहार ईद के लगभग 2 महीने और 10 दिन बाद मनाया जाता है। इसका खास महत्व यह है कि इस दिन मुसलमान अपने विश्वास और भक्ति के प्रतीक के रूप में जानवरों की कुर्बानी देते हैं। ये जो त्यौहार होता है ये तकरीबन ईद के 2 महीने 10 दिन के बाद आता है और ये त्यौहार की खासियत ये होती है कि इस आज के दिन जो है तमाम मुसलमान जो है ईद उल अज़हा के मौके पर ईद की जो है क्या नाम है बकरे की या फिर ये कि कुर्बानी करते हैं। ये कुर्बानी सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं है बल्कि अल्लाह के सामने तमाम चीज़ों को हम लोग सजदा रेज़ कर दें। हम लोग तमाम जो अनानियत है, हम लोगों के अंदर जो भी हमारे अंदर जो ख़राबी है वो हम लोग सब अल्लाह आज के दिन हम लोग माफ़ी मांगे और जो तमाम चीज़ें हैं आज के दिन के हम लोगों का जो महत्व है वो सिर्फ ये नहीं कि हम लोग कुर्बानी करें बल्कि ये कि अल्लाह के सामने हम सब तमाम जो चीज़ें हम लोगों को अल्लाह के सामने रख देना है। और ख़ास तौर से जो लोग आज कुर्बानी करेंगे मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि वो लोग किसी भी तरह से गंदगी ना फैलाएं और जो फ़ोटो वगैरह जो कुर्बानी के जानवरों के हों वो किसी भी तरह से वायरल ना करें, वीडियोस शेयर ना करें। जो दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं उनके अक़ीदत का एहतराम ज़रूर करें, उनके जो सेंटिमेंट से किसी तरह से हर्ट्स ना हो। तो इस चीज़ का हम लोगों को ख़ास तौर से ख्याल रखना है। और आज के दिन हम लोग मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आज के दिन जो हम लोग एक तरह से ये जो त्यौहार होता है हम लोग जश्न के तौर पर मनाते हैं। सब तमाम जो फैमिली के लोग होते हैं सब एक दूसरे घरों में जाते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के पकवान बनते हैं। ये आज के त्यौहार होता है बहुत मतलब ख़ास
अहमियत के हामिल होता है। और हम लोग इस चीज़ की जो हम लोग जो है तैयारी करते हैं इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए। और आज हम लोगों ने यहाँ पर जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है और आज हमने दुआ की है कि अल्लाह ताला हमारा मुल्क खूब से खूब कामयाब हो, तरक्की हो हमारे मुल्क के अंदर, और जो आपसी सौहार्द जो सदियों साल से चलती आ रही है अल्लाह ताला वो हमेशा कायम दायम रहे। आज ईद है, पूरे देश में खुश ईद मनाई जा रही है। पूरे देश के मुसलमान, पूरे देश की जनता आज बहुत खुश है। आज हमने सुबह 2 रकात ईद की नमाज़ पढ़ी और सभी भाइयों को गले मिल के बधाइयाँ दी। हम यही अपने खुदा से दुआ किया कि हमारे देश में अमन कायम, भाईचारा बना रहे। ये खुशियों का त्यौहार है और सभी भाई खुशी के साथ एक साथ मिलकर रहें और मनाएं, सेलिब्रेट करें। ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 महीना पूरा हो गया है, जिसके बाद जम्मू में बीएसएफ ने मीटिंग रखी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घायल जवानों को भी हेलीकॉप्टर से डिस्चार्ज किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में घायल हुए जवानों के पराक्रम के बारे में डीआईजी बीएसएफ प्रभाकर द्वारा पत्रकार वार्ता हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं देश को केवल यही कहना चाहता हूं कि जब तक सेना बॉर्डर पर खड़ी है तब तक हर भारतीय चैन की नींद सोए। हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह की नापाक हरकत की तो हम उसका भी अच्छे से जवाब देंगे। मतलब ऑपरेशन सिंदूर को तो 1 महीना पूरा हो गया, पर हम पूरे तैयार हैं क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है और चैलेंज हमारे सामने जो चुनौतियां हैं वो बरकरार है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है, तो सीमा सुरक्षा बल तो हमेशा चौकस है, तैयार है और मुंह तोड़ जवाब देगी जैसा भी होगा। बहुत ज़्यादा अलर्टनेस है और अभी अमरनाथ यात्रा, पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा चौकसी है, बहुत ज़्यादा सुरक्षा है, बहुत ज़्यादा तैयारी है, बहुत ज़्यादा ऊँचा मनोबल है, बहुत ऊँचा जज्बा है। देशवासी पूरे सुरक्षित हैं, सीमा सुरक्षा बल पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। आप सब आराम से रात को गहरी नींद सो सकते हैं, अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों को बहुत आराम से कर सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल जब तक सीमा पर है कि कोई भी गंदी निगाहें, कोई भी नापाक निगाहें आपकी तरफ दृष्टि नहीं उठा सकती, यही मैं कहना चाहूँगा। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे जो ये बहादुर जवान इंजर्ड हुए थे, जिसमें से एक की टांग कटी है, एक के मुंह के अंदर से स्प्लिंटर चला गया और जो जगह जगह पे उनके चोट लगी है, तो वो सब ठीक होकर के आ गए और वो हमारे लिए बहुत खुशी और गौरव और की बात है। और जिस तरह से उनका मनोबल है वो हमें और हिम्मत और जज्बा सभी को देता है और हम हमारे जवानों पर बहुत फ़ख्र करते हैं, उनको देख के खुश होते हैं और उनकी बहादुरी की जो उन्होंने मिसाल कायम करी है वो पूरे देश के लिए एक बहुत खुशी की बात है। आज की डेट में महिलाओं की बात करूं तो मुझे लगता है कि कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें महिलाएं नहीं हैं। और अगर हमारे इसकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो हमारी महिलाएं जो कि बॉर्डर पे तैनात हैं और वो हर उस फील्ड में काम कर रही हैं जिसमें कि हमारे जवान हैं। तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा है कि हम वर्दी पहन के, अगर मैं अपनी बात करूँ तो वर्दी पहन के मुझे यही फील होता है कि मैं एक कमांडर हूँ और सेकेंडरी मैं सोचती हूँ कि मैं एक महिला भी हूँ कि जो मैं सारे जवानों के साथ काम कर रही हूँ, तो इस तरह की फील मुझे नहीं आती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिचुएशन एकदम से ऐसी बनी कि जिसमें हम सबको रूटीन जो ड्यूटीज़ थी उसको हट के एकदम अलर्ट पे तो एक्चुअली हम हमेशा ही रहते हैं, बट वो दौर ऐसा था कि जिसमें हम सारी चीज़ें छोड़ के अपनी ऑपरेशनल जो था उसी पे हम सारा फोकस करा। जो हमारी फॉरवर्ड एरियाज़ पे हमारे जवान डिप्लॉयड थे और उनकी ऑपरेशनल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट जो थी उनको हम यहाँ से बैकअप दे रहे थे, तो उसका हम हिस्सा थे। ये ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम में उग्रवादी पाकिस्तानी उग्रवादियों ने जो है हमारे देश पे सैलानियों के ऊपर जो हमला किया था, उस हमारी बहनों के सुहाग को जो है उन्होंने उजाड़ा था। तब से ही, उस दिन से ही लेकर हमारे देश में उन पाक उग्रवादियों के खिलाफ मन में जो है विरोध वो था, गुस्सा था कि कभी मौका मिले तो हम उनका जो है उनसे जो है इसका बदला लेंगे। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि सिंदूर दिनांक 9 तारीख को बुरी पाकिस्तान के लिए ये बुरी बात माने कि उन्होंने ही हमारी सीमा चौकियों पर जो है अंधाधुंध गोलाबारी करना शुरू कर दिया और हमने उनको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया। और जब हमें मौका मिला कि हमने उनकी कई चौकियों को और उनके बंकरों को जो है बर्बाद किया, उनके सिविलियंस को भी काफ़ी जो से नुकसान पहुंचा। ये हमारा जो है हमारी जो माँ बहनों के जो सिंदूर को जो है उन्होंने नुकसान पहुंचाया था, उसका हमने बदला ले लिया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ।
सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कटरा से श्रीनगर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इससे जम्मू और कश्मीर के कई क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित होगी। कटरा से श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे यात्री और ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट बेहद उत्साहित नजर आए। सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने इतनी जल्दी से ये सारा कार्य संपूर्ण करवाया। उसमें हमारे सभी मंत्री का योगदान रहा और जिन्होंने इतनी बड़ी चुनौतियों के बावजूद भी इतनी टनल्स बनाई और हालात के अनुसार ही ट्रेन को डिज़ाइन किया गया और ट्रैक को डिज़ाइन किया गया। ये सब माता रानी जी की कृपा थी
और हमारी भारत का योगदान था, उन्हीं का आशीर्वाद था, उन्हीं के प्रयास थे हमारी सरकार के। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी, सभी रेलवे विभाग के कर्मचारी, पार्टिकुलर के इंजीनियर्स, सभी को बधाई के पात्र हैं। और आज फख्र से, गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो रहा है कि भारत उस श्रेणी में आ चुका है कि दुनिया का कोई भी टनल, कोई भी डेवलपिंग कंट्री जो नहीं रहा, डेवलप कंट्री हम हो गए हैं, विकसित भारत बन चुका है। और हमें पूरी उम्मीद है जल्द से जल्द ये चरमोत्कर्ष, उन्नति के चरमोत्कर्ष को छुएगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। वरना हम तो ये सोच चुके थे कि हमारी रिटायरमेंट तक ये नहीं चलेगी, लेकिन जब से चारी लिया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, श्री अश्विनी वैष्णव जी ने, बड़ी तीव्रता से इन्होंने काम कराया। कितने चैलेंजेस हैं, कितनी परेशानी रही, कुछ पहाड़ पक्के थे, कुछ पहाड़ कच्चे थे, इतना आसान नहीं था। अब जब आप जाएंगे, देखेंगे टनलिंग का सिस्टम, फिर पता चलेगा कि कितनी मुश्किल इन्होंने फेस की। फिर भी काम इन्होंने रेगुलर रखा, समय समय पर दिशा निर्देश देते रहे, प्रॉपरली उसको मॉनिटर करते रहे काम को, जिसके कारण ये सब संभव हो पाया। यात्रियों के मुताबिक पहले श्रीनगर जाने में उन्हें 8 से 10 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब ये सफर 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। यात्रियों ने वंदे भारत ट्रेन की सौगात के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी कहा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये सौगात दी है, बहुत बधाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, रेलवे मिनिस्टर को और इंजीनियर्स जिन्होंने ये ट्रैक जो है इतना शानदार बनाया है। पहले हम ये जो जम्मू से श्रीनगर जाने का सफ़र जो था 7-8 घंटे का होता था, और बीच में मौसम ख़राब होने की वजह से 4-4 दिन रोड ब्लॉक रहता था, तो कश्मीर में पहुंच नहीं पाते। अब ये जो सफ़र है 2.5-3 घंटे का सफ़र हो गया है, और बैड वेदर में भी आराम से आ जा सकते हैं। आज हम वंदे भारत ट्रेन जिसका जो पहली बार जिसका ट्रायल हो रहा है, उसमें हम श्रीनगर जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे लिए, हमारे देश के लिए भी, क्योंकि आज का देश का कोई भी नागरिक इस ट्रेन के माध्यम से श्रीनगर जा सकेगा, जिसको हम धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। तो कई बार लोगों को श्रीनगर जाने में दिक्कत आती थी, परेशानी आती थी। रामबन के पास एक नाला पड़ता है, वहाँ पे कई बार लैंडस्लाइड होने की वजह से कई दिन तक रोड जो था वो जाम रहता था। लेकिन अब ये ट्रेन की सुविधा मिलने से ये ऑल वेदर मतलब ट्रेन है, जब क्योंकि सर्दियों में या गर्मियों में कभी भी इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, तो आदमी जो है आराम से श्रीनगर जा सकेगा। और इसमें टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि टूरिस्ट पहले कटरा से गाड़ियों के माध्यम से श्रीनगर जाता था, अब तो टूरिस्ट जो है आसानी से श्रीनगर जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रोजेक्ट की काफी सराहना की जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने से कश्मीर घाटी में टूरिज्म और ट्रेड दोनों बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने जम्मू के कटरा में दुनिया के सबसे ऊंचे चेनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है। इसके अलावा उन्होंने अंजी खड ब्रिज का भी उद्घाटन किया है। दोनों ही ब्रिज दिखने में जितने खूबसूरत हैं, उतने ही मजबूत भी हैं। पीएम मोदी ने दोनों ब्रिज के अलावा यहाँ के लोगों को वंदे भारत ट्रेन की भी सौगात दी है। इन परियोजनाओं से जम्मू और कश्मीर के बीच रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और यात्रा में भी समय कम लगेगा। पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने आए स्कूल के बच्चे पीएम के इन तोहफों से काफी खुश दिखे और बोले, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। बहुत ही वर्षों में एक बार आता है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऐसा लीडर क्या बोलते हैं, वर्षों में एक बार आता है, डिकेड्स में एक बार आता है, हम जानते हैं। और हम बहुत धन्य हैं कि हमें आपके जैसे मंत्री को देखने का मौका मिला। मोदी जी, हमारी आंखें धन्य हैं। और मैं ऐसे बताऊं अपनी तरफ से, तो मैं आपसे बहुत सालों से मिलना चाहती थी और मैं आज मिल पा रही हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको आंखों से देख लिया, वो बहुत बड़ी बात है। आपने राम मंदिर का भी निर्माण कराया है और बहुत कुछ किया है लोगों के लिए, बहुत कुछ। तो आप सब हमारे दिल में हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है कि मोदी जी ने हमारे साथ हमारे शहर में, टाउन में ऐसी चीज़ की है। ये हमारे इंडिया में और कनेक्शंस बढ़ाता है। और मैं मोदी जी को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है ये वंदे भारत की ट्रेन बनाकर, और ये
श्रीनगर से कन्याकुमारी तक लेकर जा रही है। इस ड्राइंग में मैंने यही बताया है। और मोदी जी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। सर मोदी जी से प्रेम यही है क्योंकि वो हमारे देश को एक अच्छी जगह पे लेके जा रहे हैं और डेवलप भी हो रहा है हमारा देश। तो बस यही है कि हमारा देश ऐसे डेवलप हो वगैरह वगैरह। सर बदलाव तो देखा जैसे पहले था कि ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत आती थी लोगों को, मतलब गंदगी वगैरह होती थी, लेकिन अब वो पूरा चेंज हो रहा है। जैसे आज वंदे भारत हमारे लॉन्च हुई है तो उसमें हमें लग्जरी भी मिल रही है, अफोर्डेबल है और सब कुछ हमें अवेलेबल है ना। बहुत देखिए ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है हम पूरे सभी इंडियंस के लिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़ा ब्रिज है वो, आईफल टावर को भी सरपास किया है उसने। उसके ऊपर से हमारी रेलवेज़ की जो जर्नी है वो होगी, अब सारी जो ट्रेन उसके ऊपर जाएगी। तो ये बहुत अच्छा पल है। बहुत जो इंडिया के इंजीनियर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है इस चीज़ के लिए। बच्चे ही नहीं, कटरा के निवासी भी बेहद खुश हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि इन परियोजनाओं से कटरा के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। स्थानीय लोगों की माने तो पीएम मोदी ने विकास कार्यों से जम्मू कश्मीर की सूरत बदल दी है। हमारा ट्रेन का लिंक जो है वो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की सौगात हमें जो मिल रही है, जो कटरा तक थी अब आगे श्रीनगर तक जाएगी, इसका बहुत ज़्यादा बूस्ट है। हमारे टूरिज्म को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट है। इसमें हमारे वो टूरिस्ट प्लेस बड़े हैं, जैसे वे कोड़ी का ब्रिज है जो हमारा विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है, और केबल ब्रिज जो अंजी का है, ये जो पहला ब्रिज है हमारे हिंदुस्तान का, इसमें हमें टूरिज्म में बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। हमारे लोकल टूरिस्ट प्लेस जो हैं उनको भी बहुत बूस्ट मिलेगा, बहुत बढ़ावा मिलेगा। कटरा से श्रीनगर के लिए जो वंदे भारत इन्होंने चलाई है, काफ़ी पुरानी परियोजना है ये, काफ़ी वेट किया। हम जब से होश संभाला है हम देख रहे हैं कि इस परियोजना का काम चल रहा है, मगर मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इसमें रफ्तार पकड़ी है इसने और काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है। शुक्रगुजार है मोदी जी के हम, जो ये मतलब रेल का उद्घाटन किया उन्होंने। पीएम मोदी की विकास की ट्रेन जिस तरह से देश में दौड़ रही है, उससे ये तो साफ है पड़ोसी पाकिस्तान और उसके आतंकी मंसूबों पर पानी फिरना तय है। बीते साल लोकसभा चुनाव के नतीजों में बहुमत से दूर रहने वाली बीजेपी के लिए हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनावी नतीजे पॉलिटिकल बूस्टर बनकर आए थे। लेकिन कांग्रेस लगातार इन नतीजों को लेकर बीजेपी पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाती रही। अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव का रण सामने है, तो राहुल गांधी ने एक अखबार के लिए लिखे अपने लेख में मैच फिक्सिंग के इन आरोपों को एक बार फिर दोहराया है। राहुल गांधी ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि चुनाव की चोरी का पूरा खेल 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। अपने आर्टिकल में मैंने विस्तार से बताया है कि कैसे ये साजिश स्टेप बाय स्टेप रची गई। इसके बाद राहुल गांधी ने स्टेप बाय स्टेप कथित चुनावी धांधली को समझाया। चुनावी बिसात पर फेंके गए राहुल गांधी के इस पासे से बीजेपी भड़क उठी। पार्टी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो बहाना है, असल में परिवार को बचाना है। जब जीत जाते हो तो ईवीएम मशीन अच्छी है, तब चुनाव आयोग अच्छा है। लोकसभा में जीते उस समय कुछ नहीं बोला आपने, और जब महाराष्ट्र की विधानसभा में हारे तो आप उस पर आपत्ति जताओगे। इलेक्शन कमीशन बहाना है, अपने आप को हार से बचाना है, एलिबाई एक्सक्यूज बनाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। परिवार को लगता है कि उनका जो पारिवारिक तंत्र है वो लोकतंत्र के ऊपर है, डायनेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर है, इसीलिए चयनात्मक कमिटमेंट है संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस के प्रति। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी ने कोई नई बात नहीं कही है। जिस तरह से फर्जी वोटिंग हुई थी वो लोकतंत्र की हत्या थी। वहीं शरद पवार की एनसीपी इस मामले में वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आई। देखिए, कोई नई चीज तो नहीं लिखी। उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने खरगे साहब के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था और ब्यौरेवार सिलसिलेवार कि पार्लियामेंट और असेंबली के वोट में इतना बड़ा मतों का प्रतिशत बढ़ा था। कुछ सिलेक्टेड पोलिंग बूथ्स पे जम के रिगिंग हुई, जम के फर्जी वोट डाले गए, और जिस तरीके से जो मतदान में जुड़े हुए लोग थे उनको लगाया गया,
ये लोकतंत्र की हत्या थी। आदरणीय पवार साहेबांनी यांनी दोघांनीही तो लेखी वाचला, त्याच्यावर आपली चर्चाही झाली आणि काँग्रेस पक्ष हा इलेक्शन कमिशनकडेही जाऊन आलेला आहे. ही माहिती इलेक्शन कमिशनकडे दिलेलीही आहे आणि त्याची पारदर्शकपणे इन्क्वायरी व्हावी अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने केलेली आहे. त्याच्यामुळे आम्ही वाट बघतोय की इलेक्शन कमिशनकडून काय उत्तर. वहीं बिहार की दोनों क्षेत्रीय पार्टियों आरजेडी और जेडीयू ने भी राहुल गांधी के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया जाहिर की. इस पर चुनाव आयोग सब चीजें स्पष्ट कर चुका है कि महाराष्ट्र के चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ नहीं हुई. राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जनता भी इस बात को कह रही है. हर लोगों के जुबानों पर इस बात की चर्चा है कि बीजेपी चुनाव में धांधली करती है, घपला करती है. बिहार चुनाव के नजदीक आते आते आरोप और वार पलटवार की ये सियासत अभी और भी ज्यादा तल्ख होने की उम्मीद है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, इसका मतलब है कि उन्होंने पहले ही हार स्वीकार कर ली है. जो लोग हारने से डरते हैं वे अक्सर ऐसी बातें कहते हैं. देखिए, इसका मतलब है कि वो हार मान गए. हार मानने वाले लोग यही कहते हैं. आज नहीं 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं, मंत्री हैं. जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है, और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया. उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात वो बोलते हैं. सबसे पहले आज हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं बिहार की तरफ से कि आज नया टर्मिनल में हम लोग को उतरने का मौका मिला. आज के अंक में बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ. हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें. धन्यवाद.